एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को थोड़ा समझाइए कि ये खतरनाक कितना है। मतलब कोई एक एंटीबायोटिक से अगर रेजिस्टेंस हो गया तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हैवी डोज या दूसरे ग्रुप में जा कर के ट्रीटमेंट, लेकिन ये कितना खतरनाक आने वाले भविष्य में हो सकता है। और एज ए पेशेंट ट्रीट करते हुए कभी आपने ये देखा हो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक ट्राई कर ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? बिल्कुल, वो हम चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करने लगे हैं जहाँ भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ हिंदुस्तान की आबादी में वो 1921 के बाद हुआ। ऐसा नहीं कि 1921 से पहले लोग बाग फैमिली प्लानिंग फॉलो कर रहे थे इसलिए देश की आबादी नहीं बढ़ रही थी। हमारी आबादी 1921 के बाद में स्टेडीली बढ़नी शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमारी डेथ रेट घट गई और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंटीबायोटिक्स का या एंटी माइक्रोबियल्स का। क्योंकि पहले कई सारे इन्फेक्शन ऐसे होते थे जिसमें पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। 1950 से लेकर के 1981 के बीच में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, जिससे हमारी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। अभी भी हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो इसमें निश्चित रूप से जो कंट्रीब्यूशन है इस आबादी के बढ़ने में इन एंटीबायोटिक्स का है, क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हुई। और आजकल हम बहुत सारी बीमारियों को पहचान भी नहीं रहे, वो गायब भी हो गई, खत्म भी हो गई हैं बिकॉज ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। लेकिन जिस तरीके से हमने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है, अब सबसे बड़ा खतरा यही पैदा होने लगा है कि कहीं हम पुराने इस इरा में दोबारा वापस तो नहीं पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जब सारे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हो जाएगा तो फिर जो भी इन्फेक्शन होंगे उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होगा। और ऐसे केसेस हम अक्सर आईसीयू में फेस करते हैं अभी भी आज की तारीख में। और आपने सुना भी होगा कि कई बार उसमें सुपर बग की बात होती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके लिए आज भी एंटीबायोटिक्स बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक्स का इतना मिसयूज कर लिया है। जैसे क्लेब्सिला है, एसिनेटोबैक्टर है, ई कोलाई है और भी बहुत सारे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। सुपर बग क्या है? जो बैक्टीरिया ट्रीट नहीं हो रहा है, बैड बैक्टीरिया है, वो ट्रीट नहीं हो रहा है, वही सुपर बग है, इसके कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, जिसमें ज़्यादातर दवाइयाँ फेल हो जा रही हैं। आप उसका कल्चर भेजते हैं और आपको पता चलता है कि ये किसी दवाई से सेंसिटिव ही नहीं है, एंड यू हैव गॉट नो ऑप्शन टू ट्रीट दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स। और ये केवल मतलब बैक्टीरिया के केस में नहीं हो रहा है, ये मलेरिया में भी हम फेस करते रहे हैं, ये हम ट्यूबरक्लोसिस में भी फेस करते रहे हैं। मलेरिया जो कि एंटी वायरल डिजीज है, जो बेसिकली प्रोटोजोअल डिसीज है, वायरल नहीं है, प्रोटोजोअल डिसीज है। अच्छा, तो उसमें भी कई बार ऐसी समस्याएं हम फेस करते रहे हैं। और ट्यूबरक्लोसिस में भी फेस करते हैं। एमडीआर का कंसेप्ट आपने सुना होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। वो भी इसी किस्म की समस्या है कि जहां एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन का मिसयूज हुआ है, इम्प्रॉपर यूज हुआ है, तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये केवल मॉर्टेलिटी तक कन्फाइंड नहीं है, ये हमारे जो खर्चे हैं सरकार के, हमारे पर्सनल खर्चे हैं, जो हमारी जॉब से एब्सेंट हो रहे हैं लोग बाग, ये उसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। और आने वाली पीढ़ी जेनेटिक्स को भी बिल्कुल बदलने वाले हैं। निश्चित रूप से जैसे हम बहुत सारा पॉल्यूशन या बहुत सारी चीज़ें करके आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान कर रहे हैं, इसी तरीके से एंटीबायोटिक का अगर हम दुरुपयोग करते रहेंगे तो हम अपनी अगर आने वाली नस्लों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। उनके लिए ऑप्शन ही नहीं बचेंगे, करेंगे क्या वो? लेकिन इसकी सीरियसनेस तो कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि ये तो मतलब एक बहुत इजी ऑप्शन है, कुछ चूरन खाने जैसा है कि आप जा कर के ले रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि आगे जब आप सच में, अभी तो यंग हैं, आपका शरीर जो है बीमारियों को झेल ले रहा है, लेकिन जब सच में कोई ऐसी फेटल डिजीज़ आपको होगी तब तो बिल्कुल ही मुश्किल होगा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। कुछ निश्चित रूप से इसलिए लोगों में अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आम जनता को इसके लिए जागरूक करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मेडिकल फेटर्निटी को भी इसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है। केवल ये आम जनता के लिए नहीं है, उनका तो जागरूक होना जरूर है ही, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इसके बारे में बहुत सही तरीके से जानकारी का होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कई बार इवन मेडिकल फेटर्निटी से जुड़े हुए लोग चीज़ों को बिना जज किए रेम्पेंटली उसको यूज़ करने लगते हैं, जो नहीं होना चाहिए। या कि इमीडिएट रिलीफ देने के लिए किसी भी तरह से। उसके कई सारे कारण कहूँगा मैं। उसमें कई बार फाइनेंसेस के रीजन होते हैं, कई बार आदमी का माइंड सेट होता है, और कई बार हम पेशेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश भी करते हैं बहुत जल्दीबाजी में, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, गांव में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इनकी दवा हमको सूट करती है। उसमें होता है ना, एक डोज में ठीक कर दिया, तो उसमें जज तो किया जाना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए और क्या कर रहे हैं हम। ये जज होना जरूरी है, एक ऑनेस्ट एनालिसिस होना जरूरी है। बहुत सारी मैंने देखा सर गाँव में कि एंटीबायोटिक को दे रहे हैं, वो पत्ते भी नहीं दे रहे हैं,
उसको कागज़ में लपेट के देते हैं कि पता भी ना चल पाए कि कौन सी ये एंटीबायोटिक है। वो एक समस्या है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा अभी तक चैरिटी का सिस्टम माने गए हैं। तो उसमें टोटली अब इम्बैलेंस हो गया है, मैच हो गया है। कहीं पे बहुत रैम्पेंट खर्चे हैं और कहीं पे लोग बहुत सस्ते में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो प्रॉपर उसमें कायदे बनाने चाहिए, तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए और तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए।